ओके। हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस क्लास में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी नामक चैप्टर को हम लोग आज से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली चैप्टर पढ़ रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हमने पढ़ा, उसमें भी हमने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था कि ऊष्मा हमारे पास में जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें भी एक ऊष्मा हमारे पास उत्पन्न हो रही थी। कुछ ना कुछ गर्मी वहां पर भी उत्पन्न हो रही थी, हीट वहां पे भी जनरेट हो रही थी तार में। आज हम पढ़ने वाले हैं और आगे हीट के विषय में कि हीट हमारे पास में एक्चुअल में क्या चीज होती है और इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा भाई, अगर हम बात करें कि ऊष्मा या हीट हमारे पास में क्या चीज होती है, तो ऊष्मा को हम कह सकते हैं कि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है दोस्त, ऊर्जा ही होती है। ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, हमारे पास ऊर्जा ही होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है। अब कुछ प्रकार जो होते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण के, जो किसी माध्यम की सहायता से भी हो सकता है या किसी बिना माध्यम के भी ऊष्मा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है। तो ऊष्मा के प्रवाह होने के लिए बहुत सारी विधियां हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चालन, संवहन और विकिरण के नाम से जानते हैं, जिनकी सहायता से ऊष्मा क्या की जा सकती है, स्थानांतरित की जा सकती है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्मा हमारे पास में है क्या चीज एक्चुअल में। तो देखिएगा, ऊष्मा हमारे पास में क्या है दोस्त, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी इसका रूपांतरण कर सकते हैं। देखिए रूपांतरण कैसे होगा इसको भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मा हमारे पास में क्या है। अगर हम बात करें दोस्त की जो हमारे पास में ऊष्मा है, तो ये हमारे पास में एक रूप ही है किस चीज का, जब ऊर्जा का ही हमारे पास में रूप है, एनर्जी ही हमारे पास में है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल ही हमारे पास में हो जाएगा, है ना जी। तो इसका मात्रक याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्त, तो एसआई मात्रक हमारे पास में क्या हो जाता है, तो एसआई मात्रक आप याद रखेंगे कि इसका जो एसआई मात्रक है दोस्त वो क्या हो जाएगा, जूल हमारे पास में इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए ऊष्मा को दूसरे रूप में भी रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे अगर आपने लैंप को देखा होगा, तो लैंप में धीरे धीरे क्या होता है भाई, जब आप एक नॉर्मल लैंप को जलाते हैं, 60 वाट या 100 वाट के लैंप को आप जलाते हैं, तो पहले वहां पर क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है, धीरे धीरे लैंप गर्म होता है। और जब ऊष्मा काफी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, काफी ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद में क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, प्रकाश के रूप में भी परिवर्तित हो जाएंगे। अगर आपने सिंपल कहीं पर आग को जलाया है, अगर कहीं पर आग जल रही है, तो आप देखेंगे आग के चारों तरफ ऊष्मा तो उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा को आप सिंपल गर्मी से समझ सकते हैं कि गर्मी तो वहां पे उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में वहां पर प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास ऊष्मा थी दोस्त, ऊष्मा को हमने क्या करा, प्रकाश में भी परिवर्तित कर लिया है। तो ये हमारे पास में ऊष्मा को लेकर कुछ बेसिक सी जानकारी हो जाती है। आगे चलते हैं, तो आगे हम समझते हैं भाई तापमान क्या होता है। देखिएगा, तापमान की अगर हम बात करें, तो तापमान हमें क्या बताता है कि किसी भी वस्तु के पास में कितनी ऊष्मा प्रेजेंट है, किसी भी वस्तु के पास में कितनी ऊष्मा प्रेजेंट है। तो तापमान हमें किस चीज का आभास दिलाता है दोस्त, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में तापमान है भाई, तापमान हमें बताता है कि किसी भी वस्तु के पास ऊष्मा उपलब्ध है या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि तापमान की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी गर्म है या ठंडी है ना जी, गर्म है या ठंडी है। अगर कोई वस्तु हमारे पास में गर्म है तो हम कहते हैं उसके पास ऊष्मा ज्यादा है, अगर कोई वस्तु ठंडी है तो हम कहते हैं उसके पास में ऊष्मा क्या है, कम है, या उसका तापमान हमारे पास में कम है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वस्तु की गर्मी क्या होगी भाई, बढ़ते जाएगी, वस्तु हमारी ज्यादा गर्म होती जाएगी, है ना जी। इसको समझते हैं भाई। यदि हम कहते हैं कि कोई बर्तन बहुत ज्यादा गर्म है, अगर हमारे पास कोई एक पात्र है जिसे हमने बहुत गर्म किया है, तो हम कह सकते हैं कि उसका तापमान क्या है भाई, बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ते हैं दोस्त, तो बर्फ के टुकड़े में हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि बर्फ के टुकड़े का तापमान क्या है भाई, बहुत कम है। बर्फ के टुकड़े का तापमान क्या है, बहुत कम है हमारे पास में, है ना जी। अब देखिएगा, अब जो तापमान हमारे पास में होता है, तो तापमान को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तापमान को निकाला कैसे जा सकता है दोस्त, कैसे हम किसी भी चीज के तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी वस्तु के तापमान को क्या करते हैं भाई,
किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं या उसके तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो कुछ हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें तापमान को बढ़ाने से क्या हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन जिनमें आ रहा होगा, कुछ ना कुछ जिनमें परिवर्तन आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल, हम जो थर्मामीटर का यूज करते हैं तापमान को मापने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं मरकरी या पारे वाले थर्मामीटर के। तो पारा में क्या गुण होता है मेरे भाई, तो पारे में याद रखेंगे, जैसे ही पारे को तापमान दिया जाता है, पारे को थोड़ा सा गर्मी दी जाती है, पारा क्या होता है दोस्तों, फैलने लगता है। पारा क्या होता है, फैलने लगता है। तो हम जो थर्मामीटर बेसिकली यूज करते हैं, सामान्य थर्मामीटर जो हम यूज करते हैं, इसमें एक कांच की हम लेते हैं केस नली। केस नली का मतलब क्या हुआ भाई, कैपिलरी ट्यूब हम इसे कहते हैं। तो केस नली एक ऐसी कांच की नली होगी कि जो हमारे बिल्कुल बाल की मोटाई के बराबर क्या होगा, जिसमें अंदर की तरफ गहराई होगी या छेद होगा, बहुत कम जिसका क्या होगा, व्यास होगा, या बहुत कम त्रिज्या की हम एक नली लेते हैं। उस नली में हमने क्या करा, पारे को भरा, और अब जैसे ही हम उसको क्या करते हैं भाई, गर्मी देते हैं। अब गर्मी कैसे दी जाती है, तो आपने देखा होगा जब तापमान आप चेक करते हैं, कभी अगर आपको फीवर हुआ हो तो आप टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप उसको शरीर के किसी भी अंग में लगाते हैं, या तो आप उसको जीभ के नीचे रखेंगे या फिर आप उसको अपनी बगल में लगा कर रखेंगे। उससे क्या होगा, आपके शरीर की गर्मी जाएगी पारे के पास, और पारे में क्या होगा भाई, फैलाव होगा। पारा धीरे धीरे फैलेगा। अब वो पारा जितना फैलता है उसी के हिसाब से वहां पे एक रीडिंग लिखी होती है, और आपको निकाल लिख कर बता दिया जाता है कि आपको 102 डिग्री बुखार है या कितना डिग्री आपको बुखार है। तो हम किसी ना किसी ऐसे एक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसमें क्या हो, तापमान को बढ़ाने से क्या हो भाई, चीजों में परिवर्तन हो, उसके गुणों में क्या हो, परिवर्तन हो। तो उसका हम उपयोग करते हैं तापमापी को बनाने के लिए। तापमापी जिसका उपयोग हम कर सकते हैं तापमान को नापने के लिए, इंग्लिश में हम इसे थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, है ना जी। नॉर्मल जो हम लोग उपयोग करते हैं भाई, आमतौर पर जो हम गुण का उपयोग करते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, तो गुण आप याद रखेंगे कि तापमान के साथ में जो आयतन में प्रसार होता है भाई, आयतन में मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आयतन क्या होगा भाई, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आयतन बढ़ने लगेगा का मतलब कि अगर हमारे पास में सपोज हमारे पास में इतना पारा था भाई, जैसे ही हमने इसको क्या दिया, तापमान अगर हमने दिया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा, और फैलकर इसकी क्वांटिटी क्या होगी भाई, इतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए उस नली में जो पारा नीचे की तरफ रहता है, जैसे ही आप उसको तापमान देते हैं वो फैलकर ऊपर तक चढ़ने लगता है। और इसी सिद्धांत पर हमारी क्या होती है भाई, तापमापी हमारी काम करती है। तो ये हमारे पास में बेसिक सी चीजें यहाँ पर हो जाएगी, है ना जी। आगे देखिएगा कि तापमान को हम अब माप कैसे सकते हैं। तो मापने के लिए गुण की हमने बात करी कि आयतन में होने वाले प्रसार के गुण का हम लोग क्या करते हैं दोस्त, उपयोग करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए तापमान को लेकर अगर हम बात करें, तो तापमान को हम नापेंगे किस चीज से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि थर्मामीटर का उपयोग करके हम तापमान को क्या कर सकते हैं दोस्त, नापा जा सकता है। थर्मामीटर का यूज करेंगे, इससे हम तापमान को नाप सकते हैं। थर्मामीटर कहें या तापमापी हम इसे कह सकते हैं। अब नॉर्मल जो हम लोग तापमापी का यूज करते हैं, तो याद रखेंगे कि हम दो प्रकार के तापमापी का नॉर्मल सामान्यतः उपयोग करते हैं। नॉर्मल अगर हमें कभी बुखार वगैरह अगर नापना हो, बढ़ता हुआ टेम्परेचर अगर हमें नापना हो, तो हम पारा तापमापी का उपयोग करते हैं। मरकरी थर्मामीटर का हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी हमें काफी ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर को भी अगर मेजर करना हो, बहुत कम तापमान भी अगर हमें नापना हो, तो फिर हम एल्कोहल तापमापी का भी उपयोग करते हैं। तो एल्कोहल और पारा तापमापी में जो अंदर हमारे पास में वस्तु होगी, पारा तापमापी में हम पारे का उपयोग करेंगे। पारे में क्या होता है, तापमान के साथ में प्रसार हो जाता है। और एल्कोहल तापमापी में हम अंदर एल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो तापमान बढ़ने के साथ एल्कोहल में जो प्रसार होता है दोस्त, उसका हम उपयोग करते हैं तापमान को नापने के लिए, है ना जी। अगर हम बात करें तो देखिएगा, जल को जमने वाले बिंदु और भाप बिंदु दो सुविधाजनक नियत बिंदु है। हम जो बनाते हैं तापमापी या जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो नॉर्मल हमारे पास में जो सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व है भाई, वो क्या होता है, जल होता है। और हम सभी जानते हैं कि जल हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है भाई, भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो जिस पदार्थ पर या जिस तापमान पर कोई भी वस्तु जमता है, उसे हम कहेंगे हिमांक बिंदु। और जिस तापमान पर कोई भी वस्तु उबलने लगती है या कोई भी पदार्थ उबलकर भाप में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं भाई। हिमांक को हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जो हमारे पास क्वथनांक है दोस्त, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा, आगे देखिएगा,
अगर हम बात करें नॉर्मली, तो जो हम टेम्परेचर को नापने के लिए अलग अलग पैमानों का उपयोग करते हैं, उसमें देखिएगा जो मोनली हमारे पास में पैमाने हम यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा नॉर्मल जो हम तापमान की बात करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तापमान को हम किस में मापते हैं दोस्त? नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। लेकिन वहीं जब अगर आपको फीवर हो जाता है, अगर आपको कभी बुखार आ जाता है, तो आप जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसमें आप नापते हैं किस में भाई? फ़ारेनहाइट नामक एक पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट में आप उसको नापते हैं। उसके अलावा अगर हम एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में हमारे पास जो मात्रक होता है दोस्त, वो हमारे पास तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तो केल्विन हमारे पास में एसआई पद्धति का मात्रक होगा। बाकी के जो दो मात्रक हैं इनका हम यूजुअली उपयोग तो करते हैं, है ना जी, लेकिन हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें चलना चाहिए किसमें भाई? केल्विन में हमें चलना चाहिए। इनके बीच में परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इनमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक रूप से जो हम पैमाने का उपयोग करते हैं, तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पैमाने हैं हमारे पास। पहला पैमाना हम यूज करते हैं दोस्त डिग्री सेल्सियस का, दूसरा हम यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैमाना है दोस्त वो हमारे पास में हो जाता है केल्विन का। और याद रखेंगे केल्विन के साथ में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता, केल्विन सीधा सीधा पैमाना हमारे पास में होता है। उसके बाद हमारे पास रैंकाइन पैमाना है और र्यूमर हमारे पास में पैमाना हो जाता है। तो ये जो आपके पास में 5 पैमाने हैं दोस्त, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये शुरुआत के 3 पैमाने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें हमें क्या करना है? एक दूसरे में परिवर्तन को भी हमें समझना है कि कैसे हम एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने के ताप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वन बाई वन हम सभी पैमानों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री सेल्सियस का पैमाना हमारे पास में क्या होता है, जिसे हम सेल्सियस पैमाने के रूप में जानते हैं। सभी को हमने डिफाइन किया है किस हिसाब से दोस्त? तो हमने डिफाइन किया है पानी के जमने और पानी के भाप बनने के आधार पर। अगर हम डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करेंगे भाई, तो देखिएगा डिग्री सेल्सियस का पैमाना क्या होता है भाई? इसमें जो हमारे पास में जल का हिमांक होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा? जम जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस हम तापमान किसे कहते हैं? जिस तापमान पर पानी हमारा जमने लगे। और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हम किसे कहते हैं भाई? जिस पर हमारे पास में पानी क्या होगा? भाप बनने लगेगा। तो जिस तापमान पर अगर पानी हमारा जमना शुरू हो गया उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और जिस तापमान पे अगर हमारा जो भाई पानी है वो भाप बनना स्टार्ट हो गया उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस हम उसका तापमान कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है डिग्री सेल्सियस का। सेकंड हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने की। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का उपयोग हम मेडिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बुखार अगर आ जाए तो 102 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं होता भाई, 102 फ़ारेनहाइट में बुखार होता है। ठीक है जी। अगर 102 डिग्री सेल्सियस में बुखार हो गया तो आप तो इवेपोरेट हो जाएंगे। 50, 55, 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इंसान मर जाता है। इतना तापमान भी सहन करना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो गल्फ कंट्रीज है, दुबई वगैरह, जहाँ रेतीला बहुत ज़्यादा माहौल है सभी तरफ, तो वहाँ पे 55-60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। उतने में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 60 डिग्री सेल्सियस में जाता है दोस्त, है ना, याद रखिएगा। हमारा जो तापमान होता है नॉर्मली, अगर हम बात करें भाई 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारा क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। उसी में थोड़ा सा क्या होता है? कम ज़्यादा होता है, तो हमें बुखार महसूस होने लगता है। अब देखिएगा फ़ारेनहाइट जो पैमाना बनाया गया है दोस्त, तो इसको भी हमने डिफाइन करा है किस हिसाब से? कि पानी कितने टेम्परेचर पर जमता है और कितने टेम्परेचर पर उबलता है। अगर हम बात करें कि अगर फ़ारेनहाइट पैमाने को लेकर बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा भाई? पानी जमने लगेगा। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? पानी भाप बनने लगेगा। तो हमने इस हिसाब से एक पैमाना और बनाया जिसे हमने क्या कहा? फ़ारेनहाइट पैमाना कहा है। अगले पैमाने को देखेंगे तो अगला पैमाना हमारे पास एसआई पद्धति में आ जाता है भाई। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल पैमाना है, वो हमारे पास तापमान को मापने के लिए क्या हो जाता है भाई? केल्विन पैमाना हो जाता है। याद रखेंगे केल्विन में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है ना जी, केल्विन में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसको हमने किस हिसाब से बनाया है? तो देखिएगा दोस्त, इसको हमने कैसे बनाया है। ये जो पैमाना है, ये पैमाना हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा नॉर्मल तापमान हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है भाई, तो इसी को हमने यहाँ पर क्या कहा है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या कहते हैं? शुरुआत इसकी कहाँ से होगी मेरे भाई? तो इस पैमाने की शुरुआत आपके पास में हो जाएगी, देखिएगा 273.15 केल्विन से हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस कहें या 273.15 कहें, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है? 273.15 है।
है, लेकिन जब हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो 273 ही हम इसको मानकर चलते हैं। और जिस तापमान पर अगर पानी की बात करें भाप बनता है तो वो तापमान आपके पास में होगा दोस्त 373 डिग्री केल्विन, या 373 सिर्फ केल्विन कहेंगे, डिग्री का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या होता है भाई, केल्विन का पैमाना होता है, जो कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस के पैमाने से 273.15 क्या चलता है, आगे की तरफ चलता है। कुछ ही देर में हम इनके बीच में कन्वर्जन भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन होता है। आगे देखिएगा और भी हमारे पास पैमाने हैं, जैसे रीमर पैमाने की बात करें तो रीमर पैमाना हमारे पास में क्या होता है भाई, इस पैमाने को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ज्यादा तो हम इसका यूज नहीं करते, लेकिन कन्वर्जन में ही आपको कभी देखने के लिए मिल सकता है इसका क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे भाई, अगर हम बात करें कि जो पानी हमारा जमता है दोस्त, तो वो जमता है 0 डिग्री र्यूमर पर, और जो हमारे पास में पानी में परिवर्तन होता है भाप में, मतलब पानी हमारा जो उबलता है वो कितने पर उबलेगा, 80 डिग्री र्यूमर पर हमारा पानी उबलने लगता है। तो यही 4 आपके लिए महत्वपूर्ण पैमाने हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और हमारे पास में पैमाना है दोस्त जिसको हम रैंकिंग पैमाना कहते हैं, है ना जी। इसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि इसमें जो पानी हमारे पास में जमता है भाई वो 460 रैंकिन पे जमता है, और जो हमारे पास पानी उबलता है वो 672 रैंकाइन पर उबलता है। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। रैंकिन पैमाना ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपको शुरुआत के जो 3 पैमाने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आप चौथे को भी शामिल इसमें कर सकते हैं। तो देखिएगा कन्वर्जन अगर आपको करना है, यहां से कन्वर्जन को लेकर काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो आप याद रखेंगे दोस्त कि कन्वर्जन करने के लिए देखिएगा आप सिंपली फॉर्मूला याद रख सकते हैं C/100। C का मतलब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप C/100 में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, इसको फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट के लिए आप करेंगे F-32 डिवाइडेड बाई 180, ये आपके पास में फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी को दोस्त केल्विन में भी कन्वर्ट करना है तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, K-273 और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर भी 100 हो जाता है दोस्त। अगर आपको इसी को र्यूमर में भी कन्वर्ट करना है तो आप इसको R/80 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, R/80 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो इसको आप सभी को नीचे जो बेस है सभी को 20 से काट सकते हैं, यहाँ पर 20 से काट के ही लिखा है तो आप देख सकते हैं 20, 5, 9, 4 आपके पास में निकल कर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर ही हमें क्या करना होगा, वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपके पास में फॉर्म होगा, तो क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा आपसे कहा जाएगा भाई कि अगर आपसे कहा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर में होगा। तो देखिएगा इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास में जो चीज़ें दी गई हैं भाई, देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में आपको मान निकालना है, तो आप यहाँ से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला ले लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा C/100, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, F-32 बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा, F-32 बाई 180 आपके पास में हो जाएगा। अब आपके पास जो टेम्परेचर का मान दिया गया है आप उस टेम्परेचर को पुट कर सकते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस में मान कितना दिया गया है, 25 आपके पास में मान दिया गया है, तो आप डिग्री सेल्सियस की जगह में 25 पुट करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास में हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा भाई F-32 बाई 180 आपके पास में हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 से इसको 4 बारी काटा जा सकता है, 4 इधर जाएगा भाई, 180 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 180/4 बराबर में आपके पास हो जाएगा दोस्त F-32। आप 32 को भी ट्रांसफर करके लाएंगे, 4 से इसको भी आप काटेंगे, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 45 चौका 180 और माइनस का 32 ट्रांसफर करके लाएंगे दोस्त, प्लस का 32 हो जाएगा, बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको आप ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना जी, ये हो जाएगा 77 डिग्री, है ना जी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य तापमान था वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से कन्वर्जन हो जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर जो आपको याद रखना है। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम बात करें भाई तो एक ऐसा तापमान आता है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की संख्यात्मक वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाती है, संख्यात्मक वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाती है। उस तापमान को याद रखेंगे दोस्त
कि -40 जो डिग्री सेल्सियस होता है ये किसके बराबर होता है भाई, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है, चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस में नापें चाहे आप इसको फ़ारेनहाइट में नापें, वैल्यू आपको -40 ही मिलेगी। -40 ही आपको यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है। -40 ही वैल्यू आपको यहाँ पर क्या होगी भाई, मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है भाई, बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, है ना जी। या हम लिख सकते हैं -40 तापमान पर, है ना जी, हम इसको कह सकते हैं -40 के तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं दोस्त, समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्त, तो देखिएगा हमारे पास में जो एक तापमान है 0 केल्विन कहें, या हम 0 केल्विन को कितना कह सकते हैं दोस्त, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जो तापमान है दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस कहें या -273.15 डिग्री सेल्सियस कहें, ये भाई संभावित अधिकतम न्यूनतम तापमान है। इससे और हम ज़्यादा कम तापमान नहीं कर सकते, इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं होगा, है ना जी। ये न्यूनतम संभव तापमान है भाई। ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में है दोस्त कि न्यूनतम संभव तापमान हमारे पास में यही हो जाता है। न्यूनतम संभव तापमान हमारे पास ये हो जाता है, हम इससे और कम नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक ऐसा तापमान होता है जिस तापमान पर गैस जो हमारे पास में होती है, जिसमें जो अणु होते हैं भाई गति करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हवाएं हमेशा बहती रहती है, उसके अणु हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस तापमान पर गैस के अणुओं की गति भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अणुओं की गति शून्य हो जाती है, इसका मतलब हवाएं क्या होंगी दोस्त, जम जाएगी इस तापमान पर। और अगर हवा भी जम गई, इसका मतलब हर एक चीज जम गई, सारी चीजों का विनाश हो जाएगा। हवा अगर फ्रीज हो गई तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बच पाएगा, है ना जी। जितनी भी लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, सारी की सारी लाइव, सारी चीजें पृथ्वी पर खत्म हो जाएगी। तो इससे ज्यादा कम तापमान हम नहीं कर सकते, ना ही इतना कम तापमान कहीं पर पाया जाता है। ठीक है, हम इस तापमान को उत्पन्न करते हैं दोस्त, क्यों किया जाता है, तो अगर हमें किसी गैस के अणुओं की या अणुओं का जब हम अध्ययन करते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, तो इस अध्ययन के लिए हम गैसों को क्या करते हैं, जमाते हैं। जमाने के लिए जिस रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं क्वांटम रेफ्रिजरेटर। हमारे देश के पास स्वयं खुद का क्वांटम रेफ्रिजरेटर है दोस्त। हम 272.9 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में हम इतना तक तापमान प्राप्त कर चुके हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, गैसों को जमाकर अणुओं का अध्ययन करते हैं। इससे कम तापमान संभव नहीं होता है ना, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कहीं पर भी ये तापमान संभव नहीं है भाई इस पर, क्योंकि सारी चीजें क्या होंगी, जम जाएंगी, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये हमें किसने बताया था, तो ये जो न्यूनतम संभव तापमान है भाई, ये हमें बताया था किसने, केल्विन ने ही बताया था कि इससे कम तापमान हमारे पास में नहीं हो जाएगा। और इसी तापमान को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी तापमान को हम जानते हैं भाई एब्सोल्यूट जीरो के नाम से, या हम इसे जानते हैं परम शून्य ताप के नाम से। इसे हम जानते हैं दोस्त परम शून्य ताप के नाम से, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हो जाते हैं, ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हो जाते हैं, है ना जी। केल्विन का जो पैमाना होता है भाई इसके नीचे नहीं होता। केल्विन में तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि इससे छोटा कम तापमान होता ही नहीं है। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो हमारे पास केल्विन का पैमाना है दोस्त, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक तापमान नहीं होता है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक या नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, ऋणात्मक तापमान नहीं होता है दोस्त, ऋणात्मक तापमान नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पर ऋणात्मक तापमान कभी नहीं होता भाई, नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल जो 0 केल्विन होता है वही अधिकतम संभावित न्यूनतम तापमान है, इससे ज़्यादा तापमान कम नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्रसार के विषय में कि जैसे ही हम कहीं पर तापमान को बढ़ाते हैं या गर्मी को बढ़ाते हैं भाई, तो गर्मी को बढ़ाने के कारण क्या होता है, चीज़ों में क्या होता है भाई, फैलाव होता है। कुछ चीज़ों का आयतन क्या होगा भाई, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब चीज़ें जब फैलती हैं तो आपने शुरुआत में बचपन में भी एक चीज़ पढ़ी होगी कि तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है भाई, चीज़ों की विमाओं में परिवर्तन होता है। लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल किसी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे अगर हम पटरियों को देखें तो पटरियों में क्या होता है, आपने सुना होगा कि पटरियों को बनाते समय 2 पटरियों
पटरियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है भाई। आप देखेंगे पटरियों की बनावट देखेंगे रेलवे लाइन की, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। गैप इसीलिए छोड़ा जाता है दोस्त कि जब गर्मी का माहौल आए, ठंड में तो क्या होगा, कोई भी चीज सिकुड़ेगी भाई, तापमान कम होगा सिकुड़ेगी, लेकिन जब गर्मी आएगी तो वही चीज क्या होगी, फैलने की कोशिश करेगी। अगर वह चीज फैल रही है तो फैलेगी, तो फैलने के लिए जगह भी हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, पटरियों को बनाते समय क्या करते हैं भाई, उसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। ये इस प्रकार की सड़कों के बीच में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्पेस छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बीच में जगह दे देते हैं, ताकि क्या हो, अगर सड़कें भी फैलें, कंक्रीट की सड़कें भी हैं या हमारे पास जो डामर की सड़कें हैं, अगर वो फैल रही हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेस हमारे पास में बीच में रहना चाहिए, है ना जी। तो ये हमारे पास में प्रसार होता है। अब अगर हम प्रसार में बात करें तो अगर देखिए प्रसार जो होता है भाई, तीन प्रकार की विमाओं में हम चीजों को डिवाइड करते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और तीन विमीय, है ना जी। वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हम चीजों को कहते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपांसन भाई। अगर केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम रैखिक प्रसार या लीनियर एक्सपांसन के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि उसकी दो विमाओं में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है, और दोनों वास्तविकता में है क्या, एक प्रकार से लेंथ ही है, लंबाई भी है। तो अगर किसी वस्तु की दो प्रकार की लंबाइयों में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं या एरिया एक्सपांसन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन अगर आगे हम बात करें कि लंबाई के साथ साथ हम देखें चौड़ाई और ऊंचाई में भी परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम आयतन में प्रसार कहते हैं, उसे हम वॉल्यूम एक्सपांसन के नाम से जानते हैं दोस्त। अगर हम इन प्रसारों को लेकर बात करें तो देखिएगा इन प्रसारों को हमने क्या करा हुआ है भाई, डिवाइड किया हुआ है। तीन प्रकार के प्रसार गुणांकों को लेकर हम बात करते हैं, ये आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का जो प्रसार में गुणांक होता है भाई, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो समझिएगा भाई, हमारे पास जो प्रसार का गुणांक होता है ना जी, जिसको हम कहते हैं प्रसार गुणांक या एक्सपांसन फैक्टर आप इसे कह सकते हैं। तो प्रसार गुणांक आप कैसे लिखेंगे भाई, अगर लंबाई के लिए लिख रहे हैं तो देखिए जो भी आपकी डायमेंशन है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, जो भी आपके पास विमा है, जो भी डायमेंशन है, चाहे आप सिंगल डायमेंशन में ले रहे हैं तो क्षेत्रीय रेखीय प्रसार हो जाएगा, डबल डायमेंशन दो दिशाओं में या दो विमाओं में परिवर्तन ले रहे हैं तो वो क्षेत्रीय प्रसार हो जाएगा, अगर आप तीन विमाओं में परिवर्तन ले रहे हैं दोस्त तो वो हमारे पास आयतन में प्रसार आ जाएगा। तो जो भी आपने लिया, अगर लंबाई में लिया है तो लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, क्षेत्रफल में लिया है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा, आयतन में अगर आपने लिया है तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, विमा में परिवर्तन बेटे आपके पास में आ जाएगा, जो भी आपके पास में वास्तविक विमा थी या मूल विमा थी भाई, वास्तविक विमा आपके पास नीचे आ जाएगी, और साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है दोस्त तापमान में परिवर्तन। आपने तापमान को कितना बढ़ाया, आपने तापमान को कितना बढ़ाया। अब देखिए इसी फॉर्मूले में हम तीन चीजें रख सकते हैं, एक बार लंबाई रख सकते हैं, एक बार हम क्षेत्रफल रख सकते हैं, एक बार आयतन रख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हमने जो प्रसार गुणांकों को बनाया है, तो तीन प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं दोस्त हमारे पास में। पहला हमारे पास में होता है रैखिक प्रसार गुणांक, जिसे हम अल्फा के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई या प्रारंभिक लंबाई इनटू तापमान में परिवर्तन। जब हमारे पास परिवर्तन होता है क्षेत्रफल में तो इसे हम जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के नाम से। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमारे पास क्या होगा दोस्त, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक क्षेत्रफल गुणित तापमान में परिवर्तन, इसे हमने बीटा से प्रदर्शित कर दिया। तीसरा हम देखें गामा की बात करें तो गामा हमारे पास होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणित तापमान में वृद्धि, तो इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो तीन प्रकार से हमने क्या करा है, प्रसार को हमने बांटा हुआ है। अगर लंबाई में हो रहा है तो अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी हो रहा है तो बीटा से प्रदर्शित करेंगे, और लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में भी हो रहा है तो हम गामा से इसको क्या करते हैं दोस्त, प्रदर्शित करते हैं। अगर सभी प्रसार गुणांकों को देखा जाए तो सभी को हम नापेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन में नापा जाता है, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन में हमारा नापा जाता है। ठीक है जी। अब देखिएगा अगर हम इनकी बात करें कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास में क्या होते हैं दोस्त, तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा की अगर हम बात करें तो ये हमेशा हमारे पास 1:2:3 में हमारे पास में ये चीजें होती है। 1:2:3 में हमारे पास में क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा में प्रसार हमारे पास में होता है। क्योंकि अल्फा हुआ हमारे पास रेखीय प्रसार गुणांक, केवल और केवल लंबाई की बात होगी। बीटा हमारे पास हुआ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, लंबाई और चौड़ाई दो विमाओं में परिवर्तन
होगा, और गामा हमारे पास में हुआ आयतन प्रसार गुणांक, लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा। 3 विमाएं होंगी तो रेशियो आ जाएगा 1:2:3 का यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। चलिएगा आगे देखेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, तापीय प्रसार का जो हमारे पास गुणांक होता है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रसार किस में कम होता है, किस में सबसे ज्यादा प्रसार होता है। तो देखिएगा, अगर हम कभी तापमान को बढ़ाते हैं भाई, तो तापमान को बढ़ाने से जो प्रसार होता है, सबसे ज्यादा प्रसार होगा किसमें, गैसों में भाई, क्योंकि गैसों में वैसे ही अणुओं के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें प्रसार सबसे ज्यादा होगा। ठोसों में सबसे कम होगा भाई, ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैसों में अधिक प्रसार होता है। स्वाभाविक सी बात है, गैसों का अगर तापमान आप बढ़ाएंगे तो गैसें बहुत तेजी से क्या होती हैं भाई, फैलती हैं या बहुत तेजी से गति करने लगती हैं। जैसा कि आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा भाई, कि गर्मी के दिनों में जब पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो यहाँ की गैसें गर्म होती है, और गर्म होने के कारण ये तेजी से गति करने लगती हैं। इसी कारण गर्म गैसें एकदम से ऊपर चली जाती है, ऊपर की ठंडी गैसें उसके स्थान पर आ जाती है, तो एक चक्रवात का भी निर्माण होता है। इसे भी हम तापमान से रिलेट करके देख सकते हैं, है ना जी, तापमान से रिलेट करके हम देख सकते हैं। आगे हम बात करें कि अगर हम लिक्विड के लिए बात करें भाई, तो लिक्विड के लिए बात करें, देखिए आयतन प्रसार गुणांक अपेक्षाकृत तापमान से स्वतंत्र होता है। जो आयतन में प्रसार होता है भाई, उसका खासा तापमान का कोई खासा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 1 लीटर पानी है, उसको आप गर्म करते हैं तो वो 1.5 लीटर नहीं होगा, बहुत ही कम मात्रा में प्रसार होगा। अगर आपने 1000 ml पानी लिया, सपोज अगर आपने उसके तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो 1000.5 ग्राम क्या हो सकता है, 0.5 मिलीग्राम या 500 mg थोड़ा सा बढ़ सकता है, ज्यादा इसमें कोई खासा प्रसार नहीं बढ़ता। ठीक है, गैसों के लिए तापमान बढ़ने के साथ में क्या होता है भाई, ये घटते जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा भाई, जो हमारे पास में एक लिक्विड है जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, H2O कहें, जल कहें या पानी कहें, इसमें जो प्रसार होता है दोस्त, देखिएगा ये हमारे पास में क्या है, इसको देखिए, इसका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। जब हम तापमान इसका बढ़ाते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 0 डिग्री से जब हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं दोस्त, तो बर्फ को पिघलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होना चाहिए भाई, तापमान बढ़ाने पर पानी में प्रसार होना चाहिए, लेकिन पानी में उल्टा होता है। कहां से कहां तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट ही होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में पानी क्या होता है दोस्तों, सिकुड़ता है। इस कंडीशन में पानी क्या होता है, सिकुड़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी का सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है भाई, वो कहां पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे, है ना जी। वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का जो तापमान होता है भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर, घनत्व या डेंसिटी जो होती है सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब क्या होगा, इसी के कारण क्या होता है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पानी बिल्कुल पास पास आ जाता है। इसीलिए जब भी हम देखें, अगर किसी नदी, झील या तालाब को अगर आप देखते हैं, ऐसे प्रदेश जहां पर काफी ठंडक होती है, तापमान 0 से नीचे की तरफ चला जाता है, तो ऊपर की जो सतह होगी भाई, सबसे पहले ही क्या होगी, बर्फ बन जाएगी। तो झीलें या नदी जो जमती हैं, ऊपर से पहले जमना चालू होती हैं। अब जब ऊपर से जम गई भाई, तो ऊपर हमारे पास में एक बर्फ की लेयर बन गई। बर्फ का जो निर्माण होता है, बीच बीच में हवा भी भरी होती है। अगर बीच में हवा भरी है तो हवा ऊष्मा की कुचालक होती है भाई, हवा जो है ऊष्मा की कुचालक है। इसके कारण ऊष्मा ना तो अंदर आ सकती है, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जा पाएगी। इसीलिए नदियां ऊपर से तो जम जाती है, लेकिन नीचे का क्या है, पानी का पानी बना रहता है। गर्म पानी है तो गर्म ही पानी नीचे बना रहेगा। इसीलिए तो सारे नदियों के जमने के बाद भी जो जीव जंतु है, वो जीव जंतु क्या रहते हैं भाई, जीवित रह पाते हैं, क्योंकि नदियां ऊपर से तो जम जाती है लेकिन नीचे उसमें पानी रहता है। आगे देखिएगा, जैसे जैसे झील 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती जाती है, सतह का जल अपनी ऊर्जा वातावरण को प्रदान करता है और संघनित होकर डूबता जाता है। पास में ऊष्मा अपेक्षाकृत कम संघनित जल ऊपर उठता रहता है, ऊपर से जमते जाएगा, नीचे का पानी क्या होगा भाई, इकट्ठा यहाँ पर रहते जाएगा, है ना जी। अगर ये गुण नहीं होता तो क्या होता, पूरी की पूरी नदी क्या होती भाई, जम जाती। और पूरी की पूरी अगर नदी जम जाती तो जितनी भी मछलियां हैं वो भी सब फ्रीज होके क्या होती, मर जाती भाई, निपट जाती है वहीं पर, है ना। मछलियां पानी में भी मर जाती हैं भाई, याद रखिएगा, है ना। मछलियां पानी में डूब के मर जाती हैं। कब मर जाती हैं, जब पानी में ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया, तो जैसा एक इंसान पानी में डूब के मरता है, वैसे ही मछलियां भी पानी में डूब के मर जाती है, कम सांस लेने के कारण,
है ना, सांस या ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो मछली भी पानी में डूब के मर सकती है, जबकि उसका घर ही है। आगे देखिएगा भाई, आगे देखते हैं दोस्त। तो आगे हमारे पास में आता है हीट को लेकर हम बात करेंगे अब यहाँ पर। तो अगर हम हीट को लेकर थोड़ी सी बात करें, पहले हम बात करते हैं, तो देखिए हीट को हम दो प्रकार से मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं भाई। जो हमारे पास में हीट है मेरे भाई, ये जो हीट है ना, हीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या होगा। तो एक हमारे पास में आती है भाई स्पेसिफिक हीट, हम जिसे कहते हैं वास्तविक ऊष्मा जिसे हम कहते हैं, और आगे हम इसी में पढ़ेंगे दो प्रकार, एक सेंसिबल हीट होती है और एक हमारे पास में क्या होती है, लेटेंट हीट हमारे पास में होती है। तो पहले हम हीट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई, तो इसको समझिएगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है भाई, कितनी ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, परिमाण की ऊष्मा को अवशोषित या उत्सर्जित करने के लिए तापमान में कितना परिवर्तन होगा, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे भाई, विशिष्ट ऊष्मा की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इसका ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता का जो मात्रक होता है दोस्त, वो हमारे पास होता है जूल पर केल्विन पर मोल के नाम से हम इसे जानते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिएगा तो ये हमारे पास में क्या है, स्पेसिफिक हीट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्त। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम इसे कहेंगे एस बाई एम से प्रदर्शित करेंगे, है ना जी, एस बाई एम से प्रदर्शित करेंगे, ये लिख सकते हैं हम इसको, ये एस बाई एम या डेल क्यू बाई एम डेल टी से हम इसको प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इसको आप अभी याद रखिएगा, फिर धीरे से हम जब आगे इस पर आएंगे तब हम इसके कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले को फिर से हम रिकॉल करने वाले हैं। अगला हम बात करें मोलार विशिष्ट ऊष्मा, हमारे पास में एक शब्द निकल कर आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर शब्द देखा भाई मोलर हमने देखा, तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एक मोल पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है, या एसआई पद्धति में बात करें कि एक मोल पदार्थ के तापमान को 1 केल्विन हमें बढ़ाना है, उसके लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, है ना जी। जैसे ही मोलर शब्द आया तो पदार्थ की मात्रा कितनी लेनी होगी, 1 मोल हमें लेनी होगी। तो 1 मोल पदार्थ के तापमान को अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहेंगे भाई, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हम उसे कहते हैं। बाकी चीजों को आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है जी। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता ये हमारे पास में कुछ पोर्शन हो जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे समझते हैं कि ऊष्मा का वास्तव में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऊष्मा मिति या कैलोरी मिति कैसे उपयोग की जाती है, कैसे हम किसी भी पदार्थ की ऊष्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे हम यूज करते हैं भाई ऊष्मा मिति या कैलोरी मापी की सहायता से हम उसे उपयोग करते हैं। देखिएगा वह उपकरण जिससे ताप को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे कैलोरीमीटर कहते हैं। देखिएगा कैलोरीमीटर की जो संरचना होती है भाई कुछ इस प्रकार से, आपके पास एक कैलोरीमीटर होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पदार्थ का कितना तापमान देने पर कितनी उसकी ऊष्मा में वृद्धि होने वाली है, या तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हमें बढ़ाना है तो कितनी हमें ऊष्मा देनी होगी, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कैलोरीमीटर की सहायता से। अब देखिएगा इसमें काम कैसे होता है भाई, तो काम हम इसमें कैसे करते हैं, पदार्थ का हम एक निश्चित द्रव्यमान लेते हैं और अब हम उसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर हमारे पास पदार्थ का क्या हो, वास्तविक जो बाहरी वातावरण है उससे संपर्क नहीं होना चाहिए, और फिर हम उसके तापमान को बढ़ाकर देखते हैं कि कितनी हमने ऊष्मा उसको दी है और कितना हमारा तापमान में वृद्धि हुई है। तो ये हमारे पास में कैलोरीमीटर की सहायता से हम इस गणना को कर सकते हैं, है ना जी। अब देखिएगा अगर हमने हीट की जो बात की थी भाई, तो हीट में देखिएगा दो प्रकार की हीट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हीट में हम दो प्रकार से बात कर सकते हैं, एक हमारे पास में होती है भाई जिसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, एक हम जिसे कहते हैं सेंसिबल हीट, और एक हम जिसे कहते हैं लेटेंट हीट, है ना जी। लेटेंट हीट को हम कहते हैं दोस्त गुप्त ऊष्मा, इसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, और एक हमारे पास में होती है सेंसिबल हीट कह सकते हैं, संवेदनशील ऊष्मा कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमारे पास में क्या फर्क होता है, तो इस फर्क को समझना हमारे लिए जरूरी है। इसको समझिएगा, सेंसिबल जो हीट होती है भाई ये किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के क्या करती है भाई, तो ये केवल तापमान को बढ़ाती है, तापमान को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन तापमान को बढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा भाई, तापमान को बढ़ाने का क्या करती है दोस्त, काम करती है। और जो हमारे पास गुप्त ऊष्मा है भाई, तो गुप्त ऊष्मा हमारे पास में क्या काम में आती है,
तो याद रखेंगे गुप्त ऊष्मा हमारे पास में काम में आती है दोस्त अवस्था परिवर्तन के काम में आती है। अवस्था परिवर्तन का काम ये करती है, अवस्था परिवर्तन का काम करती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि स्टेट को चेंज करने का काम ये करती है। कैसे भाई? ठोस को द्रव में बदलने का काम करेगी, द्रव को क्या करेगी? गैस में बदलने का काम करेगी। तो जब भी आपको किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना हो तो अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आपको कौन सी ऊष्मा देनी होगी? तो हमें देनी होती है भाई लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा हमें देनी होती है। और तापमान को बढ़ाने के लिए हम सामान्य ऊष्मा या सेंसिबल हीट का उपयोग करते हैं, है ना जी। जैसे अगर हमारे पास में कहीं पर बर्फ है, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं दोस्त, तो बर्फ को गर्म करने से क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर सपोज आपके पास में जो बर्फ है, एक बर्फ का टुकड़ा है दोस्त, इसको आपने -10 डिग्री सेल्सियस से निकाला, आपने इसको धीरे धीरे गर्म करने की कोशिश करी, तो जब आप इसको गर्म करेंगे भाई तो शुरुआत में ये बर्फ ही रहेगा, शुरुआत में ही ये पानी बनना स्टार्ट नहीं होगा। पहले इसका तापमान -10 से होकर कहां तक पहुंचेगा भाई? 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो देखिए तापमान में जो कमी हुई ये काम कौन कर रहा है? सेंसिबल हीट कर रहा है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन हुआ। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है भाई, इसको अगर आप यहाँ पर लेटेंट हीट देते हैं तो लेटेंट हीट देने से ये क्या होगा मेरे भाई? पानी में परिवर्तित हो जाएगा। और पानी भी किस तापमान पर बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनेगा। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को ऊष्मा देते हैं, गुप्त ऊष्मा अगर आप उसको देते हैं, इसकी हम वैल्यू भी देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में कि कितनी हमें गुप्त ऊष्मा देनी होगी। तो ऊष्मा देने से क्या होगा? पहले जो आपकी बर्फ है पिघल के वो पानी बनाएगी, लेकिन पानी भी कितना का बनाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनाएगी। अब आपको अगर इसका तापमान बढ़ाना है तो फिर से आपको क्या देना होगा? इसे हीट देनी होगी, और उससे क्या होगा भाई? आपका यहाँ पर तापमान बढ़ते जाएगा, 0 से आगे आपका तापमान बढ़ते जाएगा। यही कंडीशन सेम 100 डिग्री सेल्सियस पर भी आती है कि अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, आप इसे गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से भाई पहले हम लेटेंट हीट लगेगी, जिससे हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की भाप ही बनने वाली है। फिर आप उस भाप का तापमान बढ़ा सकते हैं सेंसिबल हीट की सहायता से। तो देखिएगा भाई, अगर हम देखें लेटेंट हीट की, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्चुअल में हमारे पास में क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? गुप्त ऊष्मा हमारे पास में कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट एंड द सब्सटेंस द प्रोसेस। ओके, लेटेंट हीट क्या होगी भाई? जो हमें अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा लगती है उसे हम क्या कह सकते हैं? लेटेंट हीट हम इसे कह सकते हैं। इसका एसआई मात्रक याद रखेंगे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्त, जूल पर केल्विन हमारे पास में हो जाता है। फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहें तो लेटेंट हीट हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट अपॉन या ऊष्मा अपॉन किससे भाई? द्रव्यमान से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटेंट हीट हमारे पास में Q अपॉन M से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। Q हमारे पास में हो जाएगी हीट रिक्वायर्ड, और M हमारे पास में मास के रूप में आ जाएगा। L से हम लेटेंट हीट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक सी चीजें थी हीट को लेकर। देखिएगा लेटेंट हीट कहां पर लगेगी दोस्त? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहां पर कुछ पानी है दोस्त, पानी को आप गर्म कर रहे हैं, तो देखिएगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो लेटेंट हीट जब आप देंगे तो ये वेपोराइज होकर क्या करेगी भाई? 100 डिग्री सेल्सियस की भाप ही पहले बनाएगी, अगर आप केवल लेटेंट हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेटेंट हीट से ज्यादा हीट अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर भाप का तापमान भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें थी, ठीक है। अब देखिएगा, जो लेटेंट हीट हम देते हैं, अगर हम पानी को लेकर बात करें तो दो बारी हम क्या करते हैं? अवस्था में परिवर्तन करते हैं। देखिए कैसे अवस्था में दो बार परिवर्तन होगा दोस्त? तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है भाई? अगर हमारे पास में बर्फ है तो बर्फ से हम क्या बनाते हैं मेरे भाई? बर्फ से हम बनाते हैं पानी, लिक्विड बनाते हैं, और पानी से फिर हम क्या बनाते हैं? भाप बनाते हैं। यही क्रम हमारे पास में फिर अगेन चलते रहता है। भाप से हम फिर पानी बनाएंगे, पानी से फिर हम क्या करेंगे? बर्फ बनाएंगे, है ना जी। यही क्रम हमारे पास में चलेगा। तो अगर हम इस क्रम को लेकर बात करें तो देखिए बर्फ से जब हमने पानी बनाया, यहां पर हमने एक बारी अवस्था को परिवर्तित करा, और पानी से जब हमने भाप को बनाया भाई तो अगेन हमने क्या करा? यहां पर क्या करा भाई? अवस्था को परिवर्तित किया है। तो दो बार अगर हमने अवस्था को परिवर्तित किया है तो देखिएगा जब हम ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो इसको हम कहते हैं संलयन की गुप्त ऊष्मा,
है ना जी। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कब यूज होगी भाई, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हम चेंज करते हैं, बर्फ को क्या करते हैं, पिघलाते हैं। तो बर्फ को पिघलाने के कारण जो अवस्था में परिवर्तन होता है या जो ऊष्मा हमें लगती है उसे हम क्या कहेंगे, संलयन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे कहते हैं, एल ऑफ एफ से हम इसे क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगला देखिएगा, जब हम द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम इसे कहते हैं। ये दोनों तरफ से सेम काम करेगी भाई, है ना जी। जब बर्फ को आप पानी में परिवर्तित करेंगे तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी भाई, एल ऑफ एफ के बराबर आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। और जब पानी को बर्फ में परिवर्तित करेंगे तो यहां से एल ऑफ एफ ऊष्मा ही आपको क्या करनी होगी, बाहर की तरफ निकालनी पड़ेगी। पानी में से ऊष्मा अगर आप निकाल लेंगे तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है दोस्त, है ना जी। ऐसे ही पानी को जब ऊष्मा देंगे आप, कितनी देंगे भाई, एल ऑफ वी, वेपोराइजेशन की ऊष्मा देंगे तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। या अगर आप भाप को ठंडा करने की कोशिश करें, भाप में से आप ऊष्मा को निकाल लें, तो एल ऑफ भी अगर ऊष्मा आप निकाल लेंगे तो वो वापस क्या होगी, पानी में परिवर्तित हो जाएगी, पानी में परिवर्तित हो जाएगी। ये इनके कुछ मान है भाई कि कितना हमें पानी के लिए देना होता है। ये वैल्यू आपको याद रखने की आवश्यकता है, तो इनको आप लोग एक बार पढ़िएगा, इनको आप याद रखेंगे। कल हम और इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में भाई बेसिक सी चीजें यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आज, कल हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करें भाई ऊष्मा के स्थानांतरण की, कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कैसे कर सकती है, तो सारे माध्यम हमारे पास में उपलब्ध हैं। या तो हमारे पास में क्या हो, कोई एक माध्यम उत्पन्न हो तो भी ऊष्मा चल सकती है, और बिना माध्यम के भी ऊष्मा हमारी स्थानांतरित हो सकती है। तो तीन प्रकार से हमारे पास में ऊष्मा गति करती है दोस्त। कैसे गति करती है, अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर, या अधिक तापमान से कम तापमान की ओर हमेशा क्या होगी, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसा करंट में फ्लो होता था वैसे हीट में फ्लो होता है। तीन तरीके हमारे पास में होते हैं दोस्त इसके, चालन, संवहन और विकिरण के नाम से जानते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। वन बाई वन इनको समझते हैं। तो देखिएगा चालन हमारे पास में कहां पर होता है, तो बेसिक सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास एक लोहे की रॉड थी दोस्त। लोहे की रॉड के एक सिरे को हमने गर्म करना स्टार्ट करा। लोहे की एक रॉड थी हमारी, हमने एक सिरे को क्या करा भाई, गर्म करना स्टार्ट करा। एक हमने लैंप लगाया, इस लैंप की सहायता से हमने इसको यहां से क्या करा, गर्म करना स्टार्ट करा। आप देखेंगे धीरे 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 जो ऊष्मा है भाई, पूरा रॉड आपका आखिरी तक के क्या होगा, गर्म हो जाएगा। पूरा आखिरी तक आपकी लोहे की या धातु की जो रॉड है वो पूरी गर्म हो जाएगी। तो यहां पर जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रही है, ये किस तरीके से फैलती है भाई, ये किस तरीके से फैलती है। जैसे ही हम किसी भी पदार्थ के कण को ऊष्मा देते हैं, तो हमने ऊष्मा दिया, इसका मतलब हमने उसे क्या दिया भाई, ऊर्जा दिया। और ऊर्जा देने के कारण जो हमारे पास कण है वो क्या करेगा भाई, कंपन करने लगेगा, आगे पीछे की तरफ कंपन करने लगेगा। अब उसके कंपन के कारण उसकी ऊष्मा दूसरे कण के पास जाएगी, दूसरे कण के कंपन से तीसरे कण के पास में जाएगी, और इसी क्रम में क्या होगा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। कण वास्तविकता में गति नहीं करेंगे, कण केवल अपने स्थान पर आगे पीछे मूव करेंगे, और इसी मूवमेंट के कारण क्या होगा, ऊष्मा आपकी शुरू से आखिरी तक पहुंच जाएगी। देखिएगा एक बढ़िया एग्जांपल, अगर एक साइकिल की बहुत सारी ऐसी लाइन लगी हुई है भाई, और अगर आप एक साइकिल को धक्का देते हैं तो एक साइकिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पूरी लाइन की साइकिलें आपकी क्या होंगी, गिर जाएगी। ये वीडियो आपने जरूर से देखा होगा। तो जैसे हमने बल केवल एक ही साइकिल पर लगाया था, लेकिन वो जो बल था धीरे 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 क्या हो गया भाई, आखिरी तक पहुंच गया, आखिरी तक पहुंच गया। या हम समझें रेल, अगर हमारे पास में ट्रेन चल रही है, ट्रेन में अगर इंजन में ब्रेक लगाया जाता है तो जो झटका होता है भाई, धीरे 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 क्या होता है, आखिरी के डब्बे तक महसूस होता है। इसी प्रकार से ऊष्मा का भी स्थानांतरण कैसे होगा, यहां पर अगर आपने ऊष्मा दिया तो ये कण गति करते करते क्या करेंगे, अपने से अगले कण को ऊष्मा देंगे, वो अपने अगले कण को देगा, वो अपने अगले कण को देगा, और इसी तरीके से क्या होगी, हमारी पूरी रॉड क्या होगी भाई, गर्म हो जाएगी। तो ये जो मेथड हमारे पास में होती है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम कहते हैं चालन की विधि कहते हैं, है ना जी। ये वास्तविक कणों के गति के कारण ये हमारे पास में होता है, और ये केवल और केवल किसमें संभव है, तो याद रखेंगे ओनली पॉसिबल इन किसमें भाई, सॉलिड में ही केवल ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना जी। देख सकते हैं आप, इसका एग्जांपल हमने अभी समझा, एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी क्या होगा भाई, गर्म यहां पर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे देखिए, दूसरी हमारे पास मेथड होती है दोस्त संवहन की। संवहन हमारे पास में एक्चुअल में क्या चीज होती है, तो संवहन जहां पर आपके पास में शब्द है, ये हमारे पास में किससे निकल कर आता है भाई,
तो ये हमारे पास में शब्द निकल कर आता है। ये किस में देखने के लिए मिलेगा आपको, तो ये आपको मेनली देखने के लिए मिलेगा द्रवों में। ज्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा भाई किस में भाई, जो आपको केवल किस में देखने के लिए मिलेगा, द्रवों में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब आप लिक्विड को, किसी भी तरल को गर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर आपने पानी को लिया भाई, पानी को आप गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को आपने गैस पर चढ़ाया, आपने गैस को जलाया। अब जब आपका पानी गर्म होना स्टार्ट होता है तो नीचे के जो कण होते हैं दोस्त, नीचे के कण जो आग के पहले संपर्क में रहते हैं वो शुरुआत में गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण वो कण धीरे धीरे वहां से ऊपर की तरफ आने लगते हैं और ऊपर के ठंडे कण नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर आप कभी पानी को गर्म करने की कोशिश करें तो थोड़ी देर पानी को गर्म कीजिएगा, ऊपर का जो पानी होगा भाई वो आपको गर्म महसूस होगा, निचले के जो तली का पानी है वो क्या होगा, आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। तो गर्म वाला जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठते जाता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जाते जाता है। तो ये जो प्रवाह होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, या कन्वेक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना जी। ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बर्तन में पानी को गर्म कीजिए, या जो गर्म वायु होती है भाई, गर्म वायु जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पानी को जैसे ही हम, या हवा जैसे ही गर्म होती है तो गर्म वाली हवा एकदम से ऊपर उठती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है। यही कारण है जिससे क्या बनता है, चक्रवात बनता है दोस्त। बर्फ के पिघलने को लेकर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, संवहन होता है भाई, है ना जी। इट कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। ये जो है भाई, या तो ये हमारे पास में प्राकृतिक रूप से हो सकता है संवहन की घटना, या हम इसको कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास में कुछ, हमारे पास में संवहन को लेकर चीजें हो जाती है। परिसंचरण का स्वरूप भी यही बनाता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। चलिएगा, संवहन के रूप में देखिएगा भाई कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, तो रूम हीटर वगैरह आपने देखे होंगे, रूम हीटर्स में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, समुद्री हवाओं में भी इसका उपयोग होता है, या अगर हमारे ह्यूमन का जो परिसंचरण तंत्र है भाई, है ना जी, सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ये भी किसके हिसाब से काम करता है, तो संवहन के हिसाब से ये चीजें भी हमारी काम करती हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपने हॉट एयर बलून देखा होगा तो ये भी संवहन के कारण क्या होता है दोस्त, ऊपर की तरफ उठता है। इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो मटेरियल लगा होता है दोस्त, इसमें आग जलती है। आग जलने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो अंदर हवा होती है वो हवा धीरे धीरे गर्म होती है, और गर्म हवा हल्की हो जाती है हम कहें, या उसका घनत्व कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होती है भाई, ऊपर की तरफ उठने लगती है, और ऊपर की तरफ उठती है, इसी से ये चीज क्या होती है भाई, हॉट एयर बलून आपका उड़ता है। या अगर आप बर्फ को पिघलने को लेकर देखें भाई, तो बर्फ भी जो पिघलती है उसमें भी क्या उत्पन्न होता है, तो कन्वेक्शन या संवहन धाराएं यहाँ पर क्या होती है भाई, उत्पन्न होती है। लास्ट एक और प्रकार होता है ऊष्मा के स्थानांतरण का, जिसे हम जानते हैं किस नाम से दोस्त, तो विकिरण के नाम से जानते हैं। तो विकिरण एक्चुअल में हमारे पास में क्या होता है, रेडिएशन आप इसे कहते हैं। और रेडिएशन के विषय में आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सन है भाई, सन से जो रेडिएशंस निकलती है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो अभी आप आज की डेट में बाहर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि सूर्य से निकलकर निर्वात से होते हुए भी गर्मी आपके शरीर तक पहुंच रही है, गर्मी का मौसम भी चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विकिरण के कारण, जो हमारे पास में विकिरण एक घटना है, विकिरण के कारण जो ऊष्मा है भाई बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकती है, निर्वात में भी गति कर सकती है विकिरण के कारण, है ना जी। तो बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण हमारे पास क्या कहलाता है दोस्त, विकिरण कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम नोन एज क्या भाई, रेडिएशन कहलाता है ना जी। अगर आप देखें विकिरण, सूर्य के विकिरण से आप देख सकते हैं त्वचा गर्म हो जाती है, सूर्य के विकिरण से हम खाना भी बना सकते हैं सोलर कुकर का इस्तेमाल करके, और मल्टीपल चीजों में हम उपयोग कर सकते हैं सूरज के विकिरण का, या सूरज से आने वाली ऊष्मा का हम उपयोग कर सकते हैं, है ना जी। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और हमारे पास में निकल कर आती है कि किसी पिंड द्वारा उसके तापमान के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना जी। जैसे देखिएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में ही प्रकाश भी हमारे पास में आ जाता है, या ऊष्मा भी हमारे पास में इसमें आ जाती है दोस्त, है ना जी। जैसे लाल तप्त लोहे से विकिरण या तंतु फिलामेंट लैंप से प्रकाश को ऊष्मा विकिरण भी कहा जाता है। अगर हम लैंप को देख रहे हैं भाई, नॉर्मल लैंप की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास 60 वॉट वाला पहले लैंप आता था दोस्त,
ये जो 60 वॉट वाला एक लैंप हमारे पास में आता था पीला सा प्रकाश वाला, इस लैंप में होता क्या है, तो देखिएगा इस लैंप के अंदर जो हम फिलामेंट यहाँ पर लगाते हैं, ये जो हमने अंदर तंतु लगाया दोस्त, ये हमारे पास टंगस्टन का होता है जिसको हम डब्ल्यू सिंबल से दर्शाते हैं। और अंदर से हम सारी की सारी गैसेस को निकाल देते हैं, अंदर हम निर्वात बनाते हैं या अक्रिय गैसों को यहाँ पर भरते हैं जो क्रिया नहीं करती। क्योंकि अगर अंदर ऑक्सीजन होता तो ये जल जाता, आग पकड़ लेता, तो ऑक्सीजन हम इसमें रखते नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं तो आग लगना संभव नहीं है, जलना पॉसिबल नहीं है, बिना ऑक्सीजन के जलना क्या होगा भाई, है ना जी। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब ये जो टंगस्टन है इसका जो तापमान होता है दोस्त, ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, नॉर्मल 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म अगर ये हो गया है तो देखिए कोई भी वस्तु जब गर्म होती है ना दोस्त, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है ना जी। तो ये धीरे धीरे बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी। गर्म होने की शुरुआत कलर है हमारे पास, शुरुआती कलर है लाल कलर, है ना जी। अब ये लाल कलर की हो जाएगी, बिल्कुल रक्त तप्त गर्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, इसमें से विकिरण निकलना चालू हो जाते हैं। तो विकिरण जो निकलते हैं वो ऊष्मा के रूप में भी निकलते हैं, ये बल्ब गर्म भी बहुत करता था, और साथ ही साथ इसमें कुछ विकिरण विद्युत चुंबकीय भी बनते थे। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते थे वो हमारे पास प्रकाश का काम करते थे, उसी में हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के विकिरण ये उत्पन्न करता है, ऊष्मीय विकिरण भी उत्पन्न करता है दोस्त, और साथ ही साथ हमारे पास में क्या करता है, यहाँ पर ये ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश को भी उत्पन्न करता है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें थी, आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अब एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर भाई कि बेसिक हमने आज कंप्लीट करा है, कल हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं और कल हम और आगे की चीजें देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। हम लोग कल आगे चलेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को डिस्कस करेंगे और भी कुछ हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिविजन कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।